नमस्कार छात्रों, पुनः एक बार आप सभी का द्वितीय वर्ष पदवी पूर्व वाणिज्य महाविद्यालय गोगटे पदवी पूर्व महाविद्यालय में ऑनलाइन कक्षा में आपका स्वागत है। व्याकरण भाग में जैसे हमने आखिरी क्लास में काल तथा काल के विभागों के ऊपर चर्चा की और जैसे कि हमने बताया है कि लेखन के संदर्भ में अशुद्धियाँ या त्रुटियाँ, व्याकरणिक गलतियाँ जो हैं वो कारक एवं संबंध सूचक शब्द और शब्द के बीच, वाक्य और वाक्य के बीच जो संबंध स्थापित करने वाले कारक चिन्ह होते हैं या अव्यय होते हैं, उनसे ही गलतियाँ होती हैं। तो उन्हीं पर आज की कक्षा में हम चर्चा आरंभ करते हैं। तो पहला है कारक किसे कहते हैं या कारक की परिभाषा क्या होती है। संज्ञा पद अथवा सर्वनाम के जिस रूप से वाक्य के अन्य शब्दों के साथ उनका संबंध सूचित हो उस हम कारक कहते हैं या उस रूप को हम कारक कहते हैं। इसी को सामान्य शब्दों में यहाँ पे 2-3 परिभाषाएं हैं, उनको आप ध्यान से एक बार देख लीजिए। जैसे दूसरे शब्दों में अगर हम देखें तो संज्ञा अथवा सर्वनाम, नाउन और प्रनाउन, संज्ञा पद या सर्वनाम पद का क्रिया से संबंध जोड़ने वाले चिन्ह अथवा परसर्गों को ही कारक कहा जाता है या परसर्ग ही कारक कहलाते हैं। उदाहरण अगर हम देख सकते हैं तो रामचंद्र जी ने खारे जल के समुद्र पर बंदरों से पुल बंधवा दिया। तो छात्रों यहाँ पर ध्यान दीजिए, रामचंद्र जी पूर्ण शब्द है, खारे जल पूर्ण शब्द है, समुद्र पूर्ण शब्द है, बंदरों पूर्ण शब्द है, पुल बंधवा दिया ये क्रिया है। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो ने, के, पर और से ये जो कारक चिन्ह हैं, इन्हीं को कारक चिन्ह कहा जाता है। ये जो कारक चिन्ह हैं ये पूरे वाक्य में शब्दों का शब्दों के बीच संबंध जोड़ते हुए क्रियापद जो है पुल बंधवा दिया, क्रियापद जो है क्रिया के साथ भी अन्य शब्दों के संबंध को जोड़ते हैं। इन्हीं जोड़ने वाले या संबंध स्थापित करने वाले चिन्हों को या फिर अव्यय शब्दों को हम कारक कहते हैं। इनको परसर्ग भी कहा जाता है। एक दूसरा उदाहरण देख लीजिए, श्री राम ने रावण को बाण से मारा। यहाँ पर श्री राम रावण बाण मारा, अगर आप ऐसे लिखोगे तो कोई अर्थ उत्पन्न नहीं होगा। तो एक वाक्य में निश्चित अर्थ उत्पन्न करने के लिए कारकों का या फिर जोड़ शब्दों का होना ज़रूरी है। तो जैसे यहाँ पर दिया गया है, इस वाक्य में प्रत्येक शब्द एक दूसरे से बंधा है और प्रत्येक शब्द का संबंध क्रिया के साथ जुड़ रहा है। तो इस काम के लिए, ये जोड़ने के काम के लिए कारकों की नितांत आवश्यकता होती है। जैसे यहाँ पर दिया है उन्होंने स्पष्ट रूप से, यहाँ ने, को, से शब्दों ने या कारकों ने वाक्य में आए अन्य शब्दों का आपस में संबंध स्थापित किया है या संबंध जोड़ दिया है और जोड़ने के पश्चात उन शब्दों का क्रिया के साथ तथा आपस में कोई संबंध न हो सकता हो उस संदर्भ में संज्ञा या सर्वनाम का क्रिया के साथ संबंध भी स्थापित करने वाला रूप ही कारक कहलाता है। थोड़ा सा कन्फ्यूजन रहेगा, आप ध्यान से 1-2 बार पढ़ेंगे तो बात स्पष्ट हो जाएगी। तो कारक और चिन्हों का आपस में क्या तात्पर्य होता है, कैसा संबंध होता है, उसकी तालिका यहाँ पे दी गई है। पहले हम पढ़ लेते हैं, उसके बाद हम चर्चा करेंगे। तो है, पहला कारक है कर्ता।
कर्ता इसका कारक चिन्ह होगा ने, और ये क्या काम करता है, ये जो काम करने वाला व्यक्ति है उसके बारे में ये सूचना देता है। तो कर्ता कारक का कारक चिन्ह है ने। दूसरा है कर्म कारक, इसका कारक चिन्ह है को। कर्म क्या करता है, जिस पर क्रिया का फल पड़े या फिर प्रतिफल पड़े, रीजन रिएक्शन, मतलब रिजल्ट जिसको हम कहते हैं। तो कर्म में को है, को जिस शब्द के साथ भी लगेगा वो कर्म पद होगा। कर्म पद वाक्य में क्रिया का प्रतिफल या रिजल्ट जिस पर डिपेंड करेगा वो कहलाता है। तीसरा है करण कारक, जो कर्ता या क्रिया का करने वाला हो वो जिस साधन से, यहाँ पर करण कारक जो है साधन है, इंस्ट्रूमेंट, तो जिस साधन से वो कार्य करता है वो करण कारक कहलाया जाता है। और करण कारक का चिन्ह होगा से। उसके बाद आता है संप्रदान कारक, जिसके लिए काम किया जाए के लिए, या फिर को, यहाँ पे भी को आएगा लेकिन यहाँ का को है रिटर्न्स, मतलब जिस काम के कारण या फिर रीज़न। तो यहाँ पर को और के लिए ये संप्रदान कारक के चिन्ह हैं। पांचवा है अपादान कारक, यहाँ पे भी से आता है, लेकिन यहाँ का से जिससे कोई वस्तु या स्थान अलग होने का भाव उत्पन्न होता है, मतलब ये अलगाव का भाव देगा। यहाँ पे से अलगाव का भाव देता है। करण कारक में से साधन का काम करता है। छठा है संबंध सूचक, इसके कारक चिन्ह होंगे का, के, की यहाँ पे बड़ी मात्रा है। तो संबंध कारकों का काम होता है शब्दों का शब्दों के साथ तथा शब्दों का वाक्य में क्रिया के साथ संबंध जोड़कर दिखाना। तो इनके चिन्ह हैं का, के, की। यहाँ पे की बड़ी मात्रा है। छोटी मात्रा की आप कहाँ पे इस्तेमाल करते हो? छोटी मात्रा की हम दो अलग पूर्ण वाक्यों को जोड़ने के लिए इस्तेमाल करते हैं, जहाँ की बड़ी मात्रा वाली की जो है ये शब्दों के बीच संबंध जोड़ने के लिए संबंध कारक के रूप में इस्तेमाल होती है। और सातवां है अधिकरण कारक, इसके चिन्ह हैं में और पर। यहाँ पर देखा जाए तो अधिकरण कारकों का काम वाक्य में होता है जिसमें अथवा जिस पर कर्ता काम करे, मतलब ये स्थान सूचक होते हैं, उनको अधिकरण कारक कहा जाता है। उदाहरणों के संदर्भ में आपको स्पष्ट हो जाएगा। और अंतिम है आठवां संबोधन कारक, हे, अरे, ओ, हो, अहो, ये सारे इसके कारक चिन्ह हैं या कारक प्रत्यय हैं। जहाँ किसी को बुलाने के लिए, पुकारने के लिए, रोकने के लिए, उद्गारवाचक स्थिति को उत्पन्न करने के लिए जिन शब्दों का इस्तेमाल होता है उन्हें हम संबोधन कारक कहते हैं। जैसे एक एक करके उदाहरण के साथ अब हम समझते हैं। पहला है कर्ता कारक ने। वाक्य में जो शब्द काम करने वाले के साथ आता है या काम करने वाले के अर्थ में आता है उसे हम कर्ता कारक कहते हैं। जैसे मनोज ने पत्र लिखा, मनोज ने ही लिखा, यहाँ पे मनोज करता है इसलिए ने उसी के साथ जाएगा। मनोज ने पत्र लिखा, राम ने आम खाया, राम ने रावण को मारा। इस प्रकार ने जो है वो कर्ता पद के साथ होगा, इसलिए उसे कर्ता कारक कहते हैं। दूसरा है कर्म कारक। वाक्य में क्रिया का फल या प्रतिफल, रिजल्ट, जिस शब्द पर पड़ता है उसे हम कर्म कारक कहते हैं। जैसे माँ बच्चे को सुला रही है, यहाँ पे एक उदाहरण है। माँ किसको सुला रही है? बच्चे को सुला रही है।
सुलाना ये क्रिया है, तो क्रिया का प्रतिफल किस पे पड़ रहा है? बच्चे के सोने पर पड़ रहा है। तो इस प्रकार कर्म कारक में जो कर्म पद होगा उसके साथ को प्रत्यय जुड़ेगा, इसलिए उसे कर्म कारक कहा जाता है। तीसरा है करण कारक, जिस वस्तु की सहायता से या जिसके द्वारा कोई काम किया जाता है। इंस्ट्रूमेंट सीधे शब्दों में अगर हम समझें, जैसे हम आँखों से देखते हैं, हम आँखों से देखते हैं। छात्रों, अगर इसमें से आप से हटा दो, हम आँखों देखते हैं, पूर्ण अर्थ प्रस्तुत नहीं होगा। इसलिए से क्या करता है यहाँ पे? हम देखते हैं पूर्ण वाक्य है। किससे देखते हैं? आँखों से देखते हैं, मतलब आँखें हैं इसलिए देख सकते हैं। तो आँखें यहाँ पे इंस्ट्रूमेंट हैं, इसलिए उसे करण कारक कहा जाता है। चौथा है जिसके लिए कोई क्रिया या कोई कार्य किया जाता हो, रिजल्ट जिसे हम कहते हैं, इसके लिए संप्रदान कारक की अभिव्यक्ति की जाती है। संप्रदान कारक कहते हैं प्रतिफल की अपेक्षा में। जिसके लिए कुछ किया गया हो या किया जाए, जिसको कुछ दिया जाए। इस प्रकार उदाहरण है, शिष्य ने अपने गुरु के लिए सब कुछ किया, गरीब को धन दीजिए। अब यहाँ पे देना, दीजिए में देना और करना, कुछ करना, कुछ करना अर्थात समथिंग हैज़ टू बी डन, कुछ करना। तो शिष्य ने किसके लिए? गुरु के लिए किया, इसलिए के लिए जो है वो गुरु के साथ है। गरीब को धन दीजिए, तो धन तो देना है लेकिन किसको देना है? गरीब को देना है। तो के लिए और को, ये दोनों जो हैं संप्रदान कारक के प्रतिपादक हैं। पांचवा है जिससे किसी वस्तु का अलग होना पाया जाए, डिस्प्लेसमेंट जिसको हम कहते हैं, अपादान कारक, इसको भी से ही पहचाना जाता है। जैसे उदाहरण देखते ही आपको समझ में आएगा, दूल्हा घोड़े से गिर पड़ा। दूल्हा घोड़े से गिर पड़ा, दूल्हा गिर पड़ा, कहाँ से? घोड़े से या घोड़े पर। दूल्हा घोड़े पर चढ़ा, दूल्हा चढ़ा कहाँ पर? तो पर और से जो हैं ये स्थान सूचक हैं, जहाँ से या जहाँ पर किसी चीज़ से अलग होना या किसी चीज़ पर जुड़ जाना, ये दो भाव अपादान में प्रस्तुत होते हैं। छठा है संबंध, का, के और की। यहाँ पे एक चीज़ मैं आपको और भी समझा दूंगा कि छोटी की और बड़ी की में अंतर क्या है। जैसे शब्द के जिस रूप से संज्ञा तथा सर्वनाम के संबंध का ज्ञान हो, संज्ञा पद या फिर सर्वनाम पद, नाउन फॉर्म और प्रोनाउन फॉर्म, ये वाक्य में जब आएंगे, सेंटेंस में जब आते हैं, तब उनका आपस में संबंध क्या होता है, उसको बताने वाले कारक प्रत्ययों को संबंध सूचक कारक कहा जाता है। जैसे सीता का भाई आया, राम की पत्नी सीता, सही। राम के भाई लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न। अगर हम इस प्रकार देखते हैं तो यहाँ पे दो शब्दों के बीच के संबंध को जोड़ने के लिए का, के और की का प्रयोग किया जाता है। अब छोटी की जो है दो वाक्यों के बीच में आएगी। राम ने कहा, ये पूर्ण वाक्य है। लक्ष्मण को बुलाओ, ये दूसरा वाक्य है। अब इसको आप जोड़ो, किससे जोड़ोगे? बड़ी की से नहीं, छोटी की से आप जोड़ सकते हो। राम ने कहा कि लक्ष्मण को बुलाओ, तो राम ने कहा ये पूर्ण वाक्य है, लक्ष्मण को बुलाओ पूर्ण वाक्य है। दो पूर्ण वाक्यों को जोड़ने के लिए या एक मिश्र वाक्य बनाने के लिए छोटी की का प्रयोग होता है।
बड़ी की का प्रयोग दो शब्दों के बीच संबंध जोड़ने के लिए और छोटी की का प्रयोग दो वाक्यों के बीच संबंध जोड़ने के लिए किया जाता है। 7वां है अधिकरण कारक। शब्द के जिस रूप से क्रिया के आधार का ज्ञान हो, यहाँ पे आपको आधार पता चलेगा अधिकरण में। ठीक, जैसे घर पर, पेड़ पर, गाड़ी में, साइकिल पर, बाइक पर, सही, धरती पर, आसमान पर, हवाई जहाज़ में। तो बंद जगह जो होती है वहाँ पे में का प्रयोग होगा, खुले सतह जो होते हैं वहाँ पे पर का प्रयोग होगा। ये एक साधारण सा सूचक संदर्भ है, हिंट पॉइंट है। जैसे सिचुएशन या फिर कंडीशन में, सिचुएशन पर कंडीशन कैसे प्रस्तुत होते हैं वो देख लीजिए एक बार। मोहन मैदान में खेल रहा है। में को हमने क्या कहा था? सिचुएशन। मोहन खेल रहा है ना? कहाँ? मैदान में। मैदान के अंदर, मैदान के ऊपर नहीं होता वो, मैदान के अंदर, मतलब वो सराउंडेड है, मैदान में खेल रहा है। और दूसरा है, दूसरा उदाहरण है मोहन छत पर खेल रहा है। छत क्या है? ऊपर की सतह है। छत के चारों तरफ दीवार नहीं होती, छत ऊपर की सतह है। मोहन पेड़ पर बैठा है, ये भी हो सकता है ना? मोहन छत पर खेल रहा है, ऐसे मोहन पेड़ पर बैठा है, क्योंकि पेड़, छत, ये कंडीशंस हैं, ये सतह है, खुले सतह हैं, और मैदान जो है वो बंद घेरा है। तो इस प्रकार सिचुएशंस के लिए में और कंडीशन के लिए पर, इन संदर्भों को आप इस्तेमाल करते हुए अधिकरण कारकों का प्रयोग देख सकते हो। 8वां और अंतिम है संबोधन कारक। जैसे हमने अभी अभी कहा, किसी को बुलाने के लिए, किसी को रोकने के लिए, उद्गार उत्पन्न करने के लिए ना, आश्चर्यचकित अवस्था बताने के लिए संबोधन कारकों का प्रयोग होता है। जैसे यहाँ पे उदाहरण दिया गया है, हे भगवान, यह आश्चर्य है ना, उद्गार है। अरे इधर आओ, सुनो तो, इस प्रकार। और दूसरा है ओ अहो, किसी को रोकने के लिए, ओ रुकिए तो, इस प्रकार। मराठी में तो आप इस्तेमाल करते ही हो, किसी बुजुर्ग को, बड़े को या फिर पति को बुलाने के लिए अहो कहा जाता है। अहो अर्थात इधर देखिए, उसका पूरा अर्थ है अहो। अहो अर्थात इस तरफ देखिए, हम आपको बुला रहे हैं। तो इस प्रकार संबोधन करने के लिए, किसी को बुलाने के लिए संबोधन कारकों का प्रयोग होता है। तो 1 से 2 बार अगर आप इसे पढ़ोगे या बार बार सुनोगे तो चीज़ें थोड़ी सी स्पष्ट होंगी, और इस पर आपको प्रैक्टिस भी करना पड़ेगा अलग अलग वाक्यों को लेकर। तो आशा करता हूँ कि बातें समझ में आ गई हैं। अगर कहीं कन्फ्यूजन है तो आप पूछ सकते हैं, आपको आपकी समस्याओं का समाधान मिल जाएगा। धन्यवाद।